अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का अहवाल बयान करूँगा। जैसा कि आपको पता है 25 मार्च से 6 जजेस ने जो खतूत लिखे आईएसआई की मुदाखलत के हवाले से, उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बना, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज खुद नोटिस लिया। पीटीआई के वकीलों ने, पीटीआई की सोशल मीडिया ने इस पे भरपूर कंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा किया। फिर उसके बाद उस खतों का जवाब भी आया, कुछ लाहौर हाई कोर्ट में आया जवाब, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कुछ खतूत मिले, उस पर भी बात करूंगा आखिर में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई उसमें सबसे पहले हामिद खान साहब आते हैं रोस्टर पे, और वो फुल कोर्ट की इस्तदा करते हैं, जिस पर फैज़ ईसा साहब ये रिमार्क्स देते हैं कि ये वो पहली वाली कोर्ट्स नहीं जहाँ पे आप चैम्बर्स में जाते थे और वो आपकी मर्ज़ी का बेंच बन जाता था। अब एक तरीक़ाकार तय किया गया है, उसके मुताबिक जो 3 रुकनी जो कमेटी होगी जजेस की, वो तय करेगी कि ये काम होना है या नहीं होना। बहरहाल ड्यूरिंग द प्रोसीजर जस्टिस फायद ईसा ने इस चीज़ का अंदिया दिया। अंदिया भी एक किस्म का हुक्म ही होता है फायद ईसा की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, कि जो नेक्स्ट हियरिंग होंगी 29 या 30 अप्रैल को, अभी डिसाइड नहीं हुई, उसमें फुल कोर्ट बैठेगा। तो पीटीआई का अब ये चूरन भी नहीं बिकना, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, स्पेशली जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ, उसको भी शटअप कॉल दिया है। बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज खूब छक्के चौके मारे हैं। फिर दूसरी तरफ से बाउंसर जोन से हैं वो जनाब जो अटारनी जनरल साहब हैं मंसूर अवान साहब, उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत का दफा किया है। इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए मैं कोशिश करूँगा वो सारे बयान करूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब वो रोस्टर पे आते हैं तो वो सबसे पहले वो ये चीज़ बताते हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से उनको कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म से मुशावरत करना चाहते हैं इस मामले में। तो वज़ीर आज़म साहब के पास कहता है मैं हम जाते हैं, और वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो नेक्स्ट अवेलेबल टाइम चीफ जस्टिस के पास मौजूद है मैं उसमें मिलने के लिए तैयार हूँ। तो वो नेक्स्ट डे जो सा मीटिंग फिक्स की जाती है, वज़ीर कानून और अटारनी जनरल सब साथ होते हैं, और उस मीटिंग में जो सा मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार और जस्टिस फायद ईसा साहब भी मौजूद होते हैं। उस मीटिंग में अब फैसला ये होता है, जस्टिस फायद ईसा की तरफ से ही उस मीटिंग में फैसला होता है कि 2 नाम दिए जाते हैं, जस्टिस नासरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब, कि इनकी सरबराही में कमीशन बन जाए, और जो टीआर उनको दिए जाएंगे वो भी डिस्कस हुए, वो भी उस मीटिंग में डिस्कस हुए, और वज़ीर आज़म ने पूरी सपोर्ट की, और उन्होंने किसी किस्म में की मुदाखलत का अंदिया नहीं दिया कि जो एग्जेक्टिव्स हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं किसी भी अदालती काम में। उन्होंने पूरा डिफेंड किया, उन्होंने कहा आप जिस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं हम वो करेंगे, और ये मामला जो उनसे हैं वो तय हो गए। फिर उसके बाद ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जस्टिस तसद्दुक गिलानी साहब जो उनसे वो सुप्रीम कोर्ट के मिनट्स मांगते हैं, वो क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी जो उनसे उनके खिलाफ कंपेन्स चलती हैं पीटीआई की तरफ से, तो फिर इन दी एंड वो इनकार कर देते हैं। और फिर जब वो इनकार कर देते हैं तो जस्टिस फायद ईसा साहब जो उनसे है वो फिर अपनी 3 रुकनी कमेटी के पास जाते हैं, और वो आज खुद नोटिस ले लेते हैं, तो सो मोटो ले लिया जाता है। और यही एक तरीक़ाकार जो उनसा था वो लग रहा था उनको, क्योंकि हालात इससे पहले के मज़ीद ख़राब होते, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, 6 रुकनी बेंच बना दिया। ये सारी चीज़ें मंसूर अली अवान ने अपने इस सारी रिमार्क्स में बताई, जिससे अब ये जो इबहाम पैदा हो रहा था बार बार जी, ये एग्जेक्टिव्स की तरफ से ये जो नाम आया, असल में ये नाम अदलिया की तरफ से आया, और अदलिया ने भी जो नाम दिया था वो अपनी मशावरत के बाद दिया था। जो उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास हुआ था उसमें फायद ईसा साहब ने इस बात की तायद की कि फुल कोर्ट ने जो बातें मुझे की थी उसी की बिना पर, उसी मैंडेट को लेके मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और जो 2 नाम दिए गए थे वो हमारी तरफ से दिए गए थे।
वो एग्जेक्टिव की तरफ से नहीं थे। फिर दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, 2017 की जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट बना था, उसमें जो ये जस्टिस फायद ईसा की तरफ से ये बात की गई कि जो इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट बनाती है उसके दायरा इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। वो एक जज के बराबर उसके इख्तियारात होते हैं, वो किसी को भी बुला सकता है और उसके पास फुल इख्तियार उसको दिया जाता है। लेकिन जो जो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट बनाती है उसके जो इख्तियारात होते हैं वो बड़े महदूद होते हैं, जिसकी वजह से हमने इस वजह से हकूमत को कहा कि वो आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं और जितने भी उनको वसाइल चाहिए वो उनको दें। और ये भी तय होगा कि वो इस्लामाबाद में इस चीज़ की हेयरिंग करेंगे और उसके बाद 2 महीने का टाइम में उन्होंने इसको कंक्लूड करना है। लेकिन बहरहाल तसद्दुक जिलानी एक जेंटलमैन जज हैं, उन्होंने इस चीज़ को बेहतर नहीं समझा जिस तरह की उनके ऊपर तनकीद हुई। फिर 300 बंदों के लेटर का जिक्र भी आया जो वकीलों की तरफ से भेजा गया, जिस पे फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 300 जजेस का जो लेटर है उसमें सिर्फ नाम है, दस्तखत किसी जज के नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो 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 मुतल्लिका जो उनसी बार्स हैं उनको इतराज़ करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालती कार्रवाई जो जस्टिस फायद ईसा ने जो एक्शन लिए इंक्वायरी कमीशन के हवाले से उसकी तायद की, पाकिस्तान बार ने भी की। अब ये जितनी तनकीद हुई या आउट ऑफ द बॉक्स हुई, हामिद खान ग्रुप के जो लोग थे, वकील थे, उन्होंने तनकीद की। तो फायद ईसा साहब ने कहा कि जो ग्रुप जीता है आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, हम तो उसकी बात मानेंगे, क्योंकि हामिद खान साहब का ग्रुप हार गया था सुप्रीम कोर्ट में और जो दूसरा ग्रुप था इनके वो जीता था। तो बहरहाल वो अब जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जजेस, सुप्रीम कोर्ट बार के जज जो वकील हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकील हैं, उन्होंने फुल तायद की सुप्रीम कोर्ट के एक्ट की। तो बहरहाल फिर इस इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद अब सोमोटो एक्शन ले लिया गया। उस पे 6 रुकनी बेंच की सरबराही अब फायद ईसा कर रहे हैं। अब इतराज़ पीटीआई की तरफ से ये आ रहा है कि ये फुल कोर्ट होना चाहिए। फुल कोर्ट भी मान लिया गया कि अगली हेयरिंग जोन सी है वो फुल कोर्ट ले करेगा। तो जितना कानूनी जोन सी थी पेचीदगियाँ जो पीटीआई उठा रही थी, अब वो सब फुलफिल हो गई हैं। अब वो कोई एतराज़ बाकी नहीं रहा। अब पीटीआई के पास बेचने के लिए बचा क्या। अब एक और इम्पोर्टेंट बड़ी बात यहाँ पे की जस्टिस इस पूरे बेंच के सामने मंसूर अली ईवान साहब ने, जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने माजी के एक केस का भी रेफरेंस दिया। 2020 में मिर्ज़ा जो उनसे इफ्तिखार थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस फायद ईसा जो उस वक्त जज थे उनको धमकियाँ दी थी, ठीक है, उसके ऊपर जोन सा है वो उस वक़्त की गवर्नमेंट पर के ऊपर जोन सा है वो दरख्वास्त दी जाती है और वो एफआईए में वो दरख्वास्त देती है उनकी मिसेज जाके, उस पर दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की जाती हैं और फिर उसके बाद कोई नॉर्मल सा मुकदमा जोन सा उनके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है और जो उसकी दरख्वास्त जोन सी है ना वो फिर जाती है अतर मिनल्ला के पास। अतर मिनल्ला उस शख्स को शहजाद अकबर और उस शख्स को बेल दे देते हैं। अब यहाँ पे जस्टिस अतर मिनल्ला जो उनसे वो बड़ा उठते हैं क्योंकि उनको पता है ये केस याद आ गया, ये उनसे रिलेटेड है कि उस वक़्त की जो उनसी है एग्जेक्टिव ने क्या रोल प्ले किया और इस वक्त की एग्जेक्टिव क्या रोल प्ले कर रही है। इस वक्त की जो एग्जेक्टिव है, आज की एग्जेक्टिव, वो फुल सपोर्ट कर रही है, अदालत के पीछे खड़ी है और वो कह रही है आप जिस तरह की भी इंक्वायरी चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त की जो एग्जेक्टिव थी जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, जिन्होंने जाली रेफरेंस बनाया जस्टिस सिद्दीकी के ऊपर, फिर उसके बाद जस्टिस फायद ईसा को डिसमिस करवाया जुडिशल काउंसिल से, फिर उनको जिस तरह विक्टिमाइज किया गया थ्रू एग्जेक्टिव्स, वो भी उसकी उस तरफ उनका इशारा था। तो जस्टिस अख्तर मिनल्ला भड़क पड़े, उन्होंने कहा चलें उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कार्रवाई नहीं की, आपने क्या की कार्रवाई।
आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? आज की गवर्नमेंट का उनका हवाल था। बहरहाल इस पे क्रॉस आर्गूमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मंसूर अली वान तो सिर्फ माजी की मिसाल इसलिए दी जिसपे फायद ईसा साहब ने कहा आप मेरी ज़ात की बात ना करें, आप उसको छोड़ें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली वान जो उनसे थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पे बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे। ये इन सेशन था, ये लाइव दिखाया गया है, ये रिकॉर्डेड था, जो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लेके आए। और जिस तरह के रिमार्क्स जजेस की तरफ से आए वो भी इन रिकॉर्ड है। तो इस सारी अदालती कार्रवाई के बाद जो मुलतवी होती है 29 अप्रैल तक, गो के अब ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसकी डेट बड़ी लंबी पड़ी है। अब क्योंकि फुल कोर्ट की इस्तदा की गई है, तो ऑब्वियसली जब सारे जजेस अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट में तो तभी ये हियरिंग सुनी जाएगी। तो फुल सारे जजेस का होना भी ज़रूरी है। तो अब इसमें जो सा है वो बड़ा पीटीआई के जो सोशल मीडिया है उसको अब क्रिटिसाइज करने का समझ नहीं आ रही अब करना क्या है, क्रिटिसाइज कहाँ पे करना है। तो अब वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो जितने उनके मुतालबात थे वो तो मान लिए गए हैं। हालांकि पीटीआई का इस केस से लेना देना ही कोई नहीं है। असल टारगेट उनका जस्टिस फाइज ईसा है, जो उनको लग रहा है कि वो उनको इंसाफ नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने उनके साथ बड़ा बड़ा सलूक किया हुआ है। और जस्टिस फाइज ईसा साहब इस वक्त कानून की बात कर रहे हैं, वो किसी किस्म की जो सी है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थ्रू अदालत। तो वो इस वक्त जो भी केस सुन रहे हैं वो मेरिट पे सुन रहे हैं। उन्होंने जो फैसले दिए हैं, जजेस का जो फैसला आता है ना, वो इटसेल्फ गवाही देता है कि वो ये पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है। तो वो कानून के मुताबिक फैसला दे रहे हैं। तो पीटीआई को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है, क्योंकि ये उनको डिसमिस भी कर चुके हैं और इमरान खान साहब ये मान चुके हैं कि मैंने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलत भेजा। लेकिन इन्होंने कार्रवाई क्या की? उसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई की? इमरान खान साहब ने जिनके कहने पे इन्होंने रेफरेंस भेजा, जिनके कहने पे इन्होंने अदालत के मामला में मुदाखलत की, एक सिटिंग जज को हटाया, क्या इन्होंने उस पर एक्शन लिया? आज तो ये बड़ा बढ़ चढ़ के पीटीआई के वकील बोल रहे हैं कि जी एग्जेक्टिव जो उनसे हैं वो एक्शन ले, जजेस एक्शन ले। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने क्या किया था? इमरान खान साहब ने तो कोई एक्शन नहीं लिया था। इमरान खान साहब ने जितने इलीगल एक्ट्स किए थे उनको तो उन्होंने सपोर्ट किया आज की डेट तक। इन्होंने आप आज कहते हैं कि जस्टिस फायज ईसा को, जस्टिस फैज़ को, सॉरी जनरल फैज़ को बुलाएं आप, और बाजवे को भी बुलाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि आज तो वो खुद फंसे हुए हैं। उनका उनसे लेना देना नहीं। जब वो ताकत के उनके ऊपर नशा था तब तो आपने उनके साथ कभी क्रिटिसाइज नहीं किया किसी भी मामले में। तो आज आपको पता है वो एक किस्म के इररेलेवेंट है, तो आज आप सबसे कह रहे हैं आप इंक्वायरियां करें, आप उनको भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं। अब क्या फ़ायदा इमरान खान साहब? जब आपके पास ताकत थी, आप एग्जेक्टिव ओहदे पे बैठे हुए थे, तब तो आप चुप रहे। तो ये भी आपका एक जुर्म है। बहरहाल जस्टिस फायद ईसा साहब ने कहा अब आगे हमें बढ़ना चाहिए, माजी के जो उनसे मामलात हैं उनमें नहीं जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। जो आज के जो मामलात हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो रिकॉर्ड में लेके आए, और जितनी डिबेट इस वक्त पीटीआई में हुई आज से पहले, वो सब को जो उनसा है वो गलत करार दिया गया। और इस पर भी बहस हुई कि ये डॉलरों की खातिर ये जो यूट्यूबर्स और सहाफ़ी झूठ बोलते हैं। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। इस पर आपको नाम लेना चाहिए था, आप नाम लेते उन सहाफ़ियों का, उन यूट्यूबर्स का जो झूठ फैलाते हैं। और पाकिस्तान में अब ये कानून बनना चाहिए, ये इसका हल एक ही है, डेफेमेशन के केसेस तेज़ी से सुनने चाहिए। जो जो झूठी खबरें देते हैं अगर वो साबित नहीं कर सकते या प्रोपेगेंडा करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको अब जुर्माने करें, भारी जुर्माने करें, देखना सारे ठीक हो जाएंगे। और यूरोप और अमेरिका में ऐसे ही चलता है। और अगर जब तक आप ये लॉ नहीं लेके आएंगे आप इस चीज़ का शिकार रहेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई लेजिस्लेशन करे और एक स्ट्रॉन्ग जो सा है वो कानून बनाए। ये जो लोग बैठ के सोशल मीडिया पर या प्रोग्रामों में रेटिंग के लिए झूठ बोलते हैं,
इनको जोन से आप गिरफ्त में लेके आए। और वो उसी तरह मुमकिन है जिस तरह पूरी दुनिया में एक प्रेसिडेंट सेट है कि आप डेफेमेशन के केस करें और जो बंदा साबित ना कर सके, गलत खबर दे, उसको जोन से है वो भारी जुर्माने करें। और यही इसका एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब आते हैं जो खत 6 जजेस ने तो जो लिखा सो लिखा, उसके बाद उनको जवाब आया, 8 का जवाब आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी वो पाउडर था। इस्लामाबाद में जो उनसे है वो आला अफसर को बुलाया भी जाता है और उसकी तहकीकात 3-4 दिन में आ जाएगी। अब आज लेटर 4 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में भी आ गया। अब उसके ऊपर भी तहकीकात हो रही है। गो के वो जिसने डिलीवर किया उसको तो उन्होंने पकड़ लिया, हालांकि उसका कसूर नहीं, वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय है। असल में तो उसके पीछे और लोग हैं भेजने वाले, उनको पकड़ना चाहिए। जिस जिस डिलीवरी कंपनी की तरफ से वो लेटर आया है उनसे वो कवायफ पूछने चाहिए, रिकॉर्ड लेना चाहिए कि किन्होंने डिलीवर किया, कहाँ पे किया। बहरहाल इसकी इंक्वायरी होगी, 3-4 दिन में वो पता चल जाएगा। 4 लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आते हैं सेम, लाइक जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसमें जस्टिस फाइज ईसा है, उसमें जस्टिस मंदू खेल हैं, जस्टिस शाहिद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह है। तो इन 4 जजेस को भी लेटर आज मिल गए हैं। इन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ये रिपोर्ट कर दिया है। बहरहाल ये अब मामला जो सा है वो खत का जवाब खत से आ रहा है, ये अब ये रिपोर्ट आती है एग्जेक्टिव की तरफ से तो फिर ही पता चलेगा कि ये मामला जो सा है वो किधर जाता है। तो अदालत ने जो सा है आज वो सारी क्लैरिफिकेशंस दी हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक डिबेट बनी हुई थी कि जी ये अदलिया क्या कर रही है, एक्शन नहीं ले रही, रिटायर्ड जज क्या करेगा और इसके पास इख्तियारात नहीं होगी, ये किस तरह बुलाएगा। तो आज भी सवाल यही है कि जस्टिस अदालत किस तरह एग्जेक्टिव के किन लोगों को किस तरह बुलाती है। पहले तो ये 6 जजेस को बुलाया जाए ना, इनसे पूछा जाए ये नाम लें, साबित करें और उसके बाद जो नाम ये लें उनको एग्जेक्टिव जो सी है वो ऑर्डर करे कि उनको बुलाए और वो अदालत में आते हैं या जवाब पेश करते हैं अपना। बहरहाल ये अब अदालती कार्रवाई पे मुयसर है वो कि अब केस किस तरफ जाता है। और माजी के कुछ केसेस का भी जिक्र किया गया, क्या उनको भी डील किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका 6 जजेस ने झूठ बोला, मैं तो यही कहूँगा इन्होंने गलत बयानी की। इन्होंने कहा कि जब हम मई में 23 मई को हम जस्टिस बंदयाल को मिले थे कि आईएसआई की मुदाखलत हो रही है, उसके बाद हम जस्टिस फाइज ईसा को भी मिले थे। जस्टिस फाइज ईसा ने कैटेगोरिकली कहा कि मेरी जजेस से